हेलो बच्चों, बड़े होंगे आईआईटी में जाएंगे, ठीक है, नीट क्रैक करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, फिर मॉल में जाएंगे और फिर हम बॉलिंग करके आएंगे। कुछ बच्चे जो होते हैं दे प्रेफर टू रट्टोफाई, ठीक है ना, जैसे कि भैया हमें बताओ मत, हमें बस याद करा दो। टाइट ब्रेक लगाएंगे ना तो जो ब्रेक है वो टायर को पकड़ लेगी, लेकिन तब भी आप आगे की तरफ चलते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं। अब आदमी क्यों नहीं जा रहे हैं, महिलाएं क्यों जा रही हैं? आदमी को डर लग रहा है क्या उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, घर में बहुत डांट पड़ने वाली है, महिलाओं को इस बात का डर है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसका नाम है बेटा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में हम राउंड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि पहिया। और आपके आसपास बहुत सारे पहिए हैं जो आपके आसपास चलते रहते हैं। तो कुछ केसेस देखते हैं उन पहियों के, उन राउंड ऑब्जेक्ट्स के जो आपके आसपास चलते हैं, ठीक है। जैसे कि घोड़ा गाड़ी। अब तो खैर जमाना थोड़ा सा चेंज हो रहा है और घोड़ा गाड़ी जो है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन पहले के जमानों में जो सामान को ढोने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। आदमियों को लाने ले जाने के लिए भी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता था और सामान को ढोने के लिए भी घोड़ा का ही इस्तेमाल किया जाता था। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इस गाड़ी के अंदर लगे हैं दो पहिए, दो पहिए लगे हैं यहां पर, देखिए ये दो पहिए यहां पर लगे हैं इसके साथ। जब घोड़ा आगे बढ़ता है तो जमीन के ऊपर ये दो पहिए रोल करते हैं, रोलिंग मोशन में चलते हैं, रोल करते हैं और रोलिंग मोशन में चलते हैं। रोल करवाना घसीटने से ज्यादा आसान होता है। क्यों होता है, सब बातें हम करेंगे आगे चल के, ठीक है ना, बट रोलिंग मोशन का ये एक एग्जांपल है। और देखते हैं बच्चा, देखिए आपके सामने सुंदर कन्या एक अटैची को खींचते हुए लेकर जा रही है, ठीक है। अब इस अटैची के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर भी बॉटम पर दो पहिए लगे होते हैं, यहां पर बॉटम पर पहिए लगे होते हैं, ठीक है। अब जो ये पहिए यहां पर लगे हुए हैं और ये इस अटैची को खींच रही है, तो इन पहियों की वजह से इस सूटकेस को खींचना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोग भी जब ट्रैवल करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते होंगे, तो आपके सूटकेस में भी नीचे जो पहिए लगे हैं आप उसके ऊपर उसको रिगड़ाते हुए लेकर जाना पसंद करते होंगे। और पहिए यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, पहिए कर रहे हैं बेटा रोलिंग मोशन, रोल करते हुए जा रहे हैं, रोल करते हुए पहिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए और देखते हैं बेटा, ट्रेन, इट्स अ टॉय ट्रेन, बट असली ट्रेन भी देख सकते हैं आप। उसके अंदर बहुत सारे पहिए इस तरीके से बेटा लगे हुए होते हैं और जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो भैया पहिया कैसे चलता है, रोल करते हुए पहिया आगे जा रहा होता है, घूम भी रहा होता है, आगे भी बढ़ रहा होता है, रोल करते हुए पहिया आगे जा रहा होता है बच्चा। तो ये भी एक एग्जांपल है बेटा रोलिंग मोशन का। चाहे ट्रेन के पहिए ले लो, ट्रेन में इसलिए क्योंकि बहुत सारे पहिए हैं यहां पर, आप बस ले सकते हो, आप कार ले सकते हो, आप एक साइकिल ले सकते हो, आप एक यूनिसाइकिल भी ले सकते हो, इसमें एक टायर होता है खाली, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब में पहिए लगे हैं और वहां पर हो रहा है रोलिंग मोशन। ये रोलिंग मोशन ही है जिसने पूरा यातायात, पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री को, ठीक है ना, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अगर ये रोलिंग ना होता, अगर ये पहिया ना होता, ठीक है ना, तो आज भी हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे होती, क्योंकि हम सामान को इधर से उधर कर ही नहीं पाते इतनी आसानी से। और बहुत बड़ा एनर्जी केवल सामान को खींचने में और ढोने में ही लग जाता, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं भाई, बॉलिंग तो करी होगी आपने। बॉलिंग दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो बॉलिंग होती है ये वाली क्रिकेट वाली, और दूसरी बॉलिंग होती है ये वाली, ठीक है ना, ऐसे फिंगर्स इसमें रखते हैं और इस बॉल को पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं। आजकल मॉल्स के अंदर होती है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, कोई बात नहीं है। बड़े होंगे आईआईटी में जाएंगे, ठीक है, नीट क्रैक करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, फिर मॉल में जाएंगे और फिर हम बॉलिंग करके आएंगे। पर याद रखना, मैंने आपको बताया था बॉलिंग
क्या होती है, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आगे कुछ मतलब बॉटल्स टाइप रखी हुई होती है, उनको गिराना होता है इस बॉल से, ठीक है ना। तो बस यहां से हम पकड़कर इसको इस तरीके से फेंकते हैं। जब इसको हम इस तरीके से फेंकते हैं तो ये बॉल आगे भी जाती है बेटा, ये बॉल आगे भी बढ़ती है और घूमती भी है, एंड दैट्स एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन। तो बहुत सारे केसेस हैं, और भी केसेस हैं, जैसे कि बेटा आप लॉन मूवर होता है बेटा, उसको लेके जाते हैं तो उसमें आगे एक सिलेंडर टाइप का रहता है जिसको जो चलता है, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के अंदर बेसिकली राउंड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है, वो चाहे स्फीयर हो जैसे कि इस केस में हो रहा है, चाहे डिस्क हो, रिंग हो, सिलेंडर्स हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो रोलिंग मोशन के काइनेमैटिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। काइनेमैटिक्स क्या होता है रोलिंग मोशन का, क्या मतलब है इसका? तो काइनेमैटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन का मतलब होता है कि उसमें आने वाली वेलोसिटी, उसमें आने वाली एंगुलर वेलोसिटी, उसमें आने वाली एक्सेलरेशन, उसमें आने वाली एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बारे में स्टडी करेंगे और इनके बीच में रिलेशंस निकालने की हम करेंगे कोशिश, ठीक है। तो भैया पढ़ते हैं अब इसको, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन की। बट थोड़ा सा जर्नल बातों से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और हम रोलिंग से भी एक जर्नल केस को लेते हैं और फिर उस जर्नल केस से बढ़ेंगे हम रोलिंग मोशन की तरफ। जर्नल केस को डिस्कस करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि रिजिड बॉडी क्या होता है। व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो बेटा रिजिड बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो उनके बीच का दूरी चेंज नहीं होता, मतलब उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज नहीं होता है। और अगर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, उसमें कोई भी दो पॉइंट्स चूज कर लिए ए एंड बी, तो ये ए एंड बी के बीच का दूरी ना कम होगा ना ज्यादा होगा, फिक्स्ड बना रहेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? रिजिड ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स on the rigid body is fixed. Distance between any two points on the rigid body is fixed. वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स बना रहता है। ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। कोई भी दो पॉइंट आप चूज कर सकते हो, ठीक। अब इस रिजिड बॉडी के इस कॉन्सेप्ट से निकलता है एक रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। क्या निकलता है बेटा? रिजिड बॉडी कॉन्स्ट्रेंट निकलता है। मजबूरी कह सकते हो या कंस्ट्रेंट बोल सकते हो, ठीक है। क्या कंस्ट्रेंट है बेटा, समझने की करते हैं कोशिश। मैंने कहा कि मान लिया हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, किसी भी आर्बिट्ररी शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं कि सर्कुलर ही हो, राउंड ही हो। इस पे अगर हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी, लेट अस से पॉइंट ए जा रहा इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है वी ए, और ये एंगल हमारे पास जो है ये है थीटा ए, एंड बी की वेलोसिटी मान ली हमने कुछ इस डायरेक्शन में है, मान लिया ये है वी बी, और मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा बी के बराबर। अगर हम कह रहे हैं कि ए एंड बी के बीच का जो दूरी है, डी डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब ए बी के अलोंग ए और बी की वेलोसिटी बराबर होगी। अगर ए बी की तरफ ज्यादा रफ्तार से जाएगा तो इनके बीच की दूरी घट जाएगी, अगर ए बी की तरफ कम रफ्तार से जाएगा तो इनकी दूरी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ए एंड बी के बीच की दूरी फिक्स्ड कब रहेगी? ए एंड बी के बीच की दूरी फिक्स्ड कब रहेगी? तो बेटा ए एंड बी के बीच की दूरी फिक्स्ड तब रहेगी जब इन दोनों की रफ्तार इस लाइन के अलॉन्ग क्या रहेगी बेटा? बराबर रहेगी, ठीक है। तो आई कैन से दैट velocity of two particles on a rigid body
along the line joining them must be equal. मस्ट बी इक्वल, ठीक है। मतलब इन वेलोसिटी के बेटा दो टुकड़े होंगे, इन वेलोसिटी के बेटा दो टुकड़े होने वाले हैं, और जो ए बी के अलोंग टुकड़े होंगे वो बेटा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। मैं आपको अगले पेज पे करके दिखाता हूं बेटा कैसे बराबर रहेंगे, आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहां पर ये रिजिड बॉडी ली है, ठीक भाई। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर दो पॉइंट्स चूज कर लिए, ए एंड बी दो पॉइंट्स चूज कर लिए बेटा, ठीक। हमने कहा कि यहां पर जो ए की वेलोसिटी है ना, जो ए की वेलोसिटी है ना, उसके कंपोनेंट्स ए बी के अलोंग और ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली ए बी की ज्वाइन करने वाली, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। बी के लिए भी देखें तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ए के जो दो कंपोनेंट होंगे, ए बी के अलोंग होगा वी ए कॉस थीटा ए, थीटा ए के साथ वाला कॉस थीटा ए होता है, तो बेटा ये कंपोनेंट होगा वी ए कॉस थीटा ए, और बेटा ये होगा वी ए साइन थीटा ए। और बी के लिए देखते हैं हम, आइए बी के लिए देखते हैं। तो बी की अगर बात करें तो बी का जो कंपोनेंट ए बी के अलोंग होगा वो होगा वी बी कॉस थीटा बी, दूसरा होगा वी बी साइन थीटा बी। तो वी बी कॉस थीटा बी एंड वी बी साइन थीटा बी, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट होगा बेटा वी बी कॉस थीटा बी एंड दिस विल बी वी बी साइन थीटा बी। ये हमारे पास कंपोनेंट आ रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको फिक्स रखना है तो इस लाइन के अलोंग दोनों को बराबर रफ्तार से चलना पड़ेगा, तभी ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वी ए कॉस थीटा ए मस्ट बी इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा बी। ये दोनों कंपोनेंट होने चाहिए बराबर, इन दोनों कंपोनेंट को होना चाहिए बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजेदार। लेकिन इस बात से एक और बात निकल कर आती है, क्या? और वो बात तब निकल कर आती है जब आप ए या बी इनमें से किसी भी एक के फ्रेम में जाकर देखना चाहते हो। मान लिया हमने अपने ऑब्जर्वर, लेट अस से हिज नेम इज बाला, लेट्स बाला इज बैक, ठीक है ना। तो हमने बाला को बिठा दिया ए पर और हम बाला को कह रहे हैं कि बताओ तुम्हें बी कैसे चलता हुआ नजर आ रहा, ठीक है। तो अब देखो हमने इस बॉडी को दोबारा से बनाया, सेम बॉडी दोबारा से बना दी, ठीक है। हमने कहा ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, एंड वेयर इज आवर बाला, आवर बाला इज सिटिंग ऑन पॉइंट ए। हमने अपने बाला को कहां बिठा दिया बच्चा, कहां बिठा दिया इसको, हमने ए पर बिठा दिया। ये रहा हमारा ऑब्जर्वर, ये रहा हमारा बाला। नाउ ऑब्जर्वर ऑलवेज ट्रीट हिमसेल्फ टू बी एट रेस्ट, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है। तो बाला कहेगा भैया मुझे ए रेस्ट पर नजर आ रहा है। तो फॉर द ऑब्जर्वर बाला, for the observer point A will be at rest। ए तो रेस्ट पर आ जाएगा क्योंकि हमने इस ऑब्जर्वर को ए पर ही बिठाया, तो ए तो रेस्ट पर आ गया। अब ये पॉइंट तो रुक गया, ये पॉइंट तो रुक गया। और अब आपको ये कहा जा रहा है कि बी ए से दूर नहीं जा सकता, बी ए के नजदीक नहीं आ सकता, मतलब इस लाइन के अलावा तो चल नहीं सकता। ये वाले कंपोनेंट तो बराबर ही है ना, तो चल नहीं सकता, ऐसे जा नहीं सकता। तो हाउ कैन बी मूव विद रिस्पेक्ट टू ए? तो बी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन होता है इस तरीके से घूमने का। इस तरीके से घूमने का ऑप्शन बचता है इसके पास बस। तो ए के रिस्पेक्ट में बी इज गोइंग टू रोटेट अबाउट द पॉइंट ए, ठीक है। तो अगर बी की जगह मैं कोई पॉइंट सी लूंगा तो वो क्या करेगा, वो भी घूमेगा ही ना, क्योंकि बी तो एक रैंडम पॉइंट ही है, ए एंड बी तो रैंडम, कोई भी दो पॉइंट्स बोल सकते हैं। अगर बी के फ्रेम में जाऊंगा तो ए बी के बाद घूमता नजर आएगा, मैं जिसके फ्रेम में जाऊंगा वो पॉइंट रुका हुआ मानेगा अपने आप को, और दूसरा पॉइंट उससे दूर और पास आ नहीं सकता, तो उसके बाद घूम सकता है बस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर द ऑब्जर्वर पॉइंट ए विल बी एट रेस्ट एंड
द होल रिजिड बॉडी will appear to rotate about point A. Will appear to rotate about point A. Will appear to rotate about point A. पूरी की पूरी बॉडी A पॉइंट के अबाउट घूमती हुई उसको नजर आ रही होगी, घूमती ही उसको नजर आ रही होगी। यहां तक बेटा बात समझ में आई? Yes or no? इस पूरी बॉडी का ओमेगा सेम ही होने वाला है, आप जिस मर्जी के फ्रेम में देख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक लाइन, अगर आपने एक पॉइंट सी यहां पर लिया तो जितनी देर में ये ए बी लाइन घूमकर अपना चक्कर पूरा करेगी उतनी देर में ही सी भी घूमकर अपना चक्कर पूरा करेगा। सो ओमेगा इज गोइंग टू बी सेम फॉर द कंप्लीट बॉडी। ओमेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं है, यहां पर ओमेगा पूरी बॉडी का रहने वाला है, और किसी भी पॉइंट के फ्रेम में जाकर देखोगे ओमेगा आपको वही नजर आने वाला है जो उस बॉडी का ओमेगा है, ठीक है ना। तो ओमेगा ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी फिक्स। तो यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, यहां पर हम ए के फ्रेम में गए हैं ना, तो इन वेलोसिटी को लिख लेते हैं। तो पहले बी की वेलोसिटी क्या थी बच्चा लोग, बेटा लोग बी की वेलोसिटी क्या थी बताओ मुझे, ध्यान देते रहो, बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं आपको, साथ साथ बोलते रहो, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी है देखो वीए साइन थीटा, ए का उल्टा करके ऐड करना है। देखो ग्राउंड फ्रेम से धरती मां को छोड़कर ए की नजर से देखना चाहते हैं, धरती मां को छोड़कर जाना चाहते हैं, धरती मां को छोड़कर ए की नजर से देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? जब आप धरती मां को छोड़कर जाओगे, ए की नजर से देखोगे, धरती मां को छोड़कर जाओगे और ए की नजर से देखोगे, तो नेगेटिव करना पड़ता है। धरती मां को छोड़ने पर नेगेटिव होता है, उल्टा कर कर ऐड करना पड़ता है। तो ए के फ्रेम में जाने के लिए ए की वेलोसिटी को उल्टा कर कर ऐड करना पड़ेगा। ए की वेलोसिटी ऐसी है तो ये उल्टी हो जाएंगी, ये वाला कंपाउंड नीचे, ये वाला कंपाउंड इधर हो जाएगा, और बी में हम ऐड करेंगे तो हम ए के फ्रेम में जंप कर जाएंगे, ठीक है। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आती है बेटा, उसको रिलेटिव मोशन को जाकर देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, रिलेटिव मोशन का टॉपिक ढूंढिए और वहां पर देखिए। मोशन इन अ प्लेन के अंदर मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ाया था और वहां पर मैंने आपको इसको अच्छे से कराया था, जाकर देख लीजिएगा। क्या धरती मां को छोड़ के जा रहे हैं, इसके फ्रेम में जा रहे हैं, उल्टा कर ऐड करना है। वीए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में था, तो उल्टा करके जब ऐड करेंगे इस डायरेक्शन में हम ऐड कर देंगे, तो बेटा ये होगा वीए कॉस थीटा ए। इसको उल्टा करके ऐड करेंगे तो बेटा वो इस डायरेक्शन में आएगा वीए साइन थीटा ए। तो ये और ये तो कट गया क्योंकि तो बराबर थे, अभी हमने लिखा बचाइए। तो B की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और वो A के अबाउट घूम रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा से, और मान लेते हैं इनका जो डिस्टेंस है वो D है, जो हम स्टार्टिंग से मानते हुए आ रहे हैं। तो वी कैन से दैट V इक्वल्स टू R ओमेगा होता है ना, V इक्वल्स टू R ओमेगा। तो व्हाट इज द V, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? V विल बी VA sin थीटा A प्लस VB sin थीटा B। V इज इक्वल्स टू R जो कि D के बराबर है इनटू ओमेगा। So you can actually find the value of omega as well. या अगर उल्टा कह दें आपको, अगर मैं ओमेगा दे दूं, you can find the value of B as well. क्या कहने का मतलब समझाता हूं आपको भी, समझाता हूं। पर इतनी बात तो समझ में आ गई ना, जिसके फ्रेम में जाओगे उसके अबाउट बॉडी आपको घूमती हुई नजर आने वाली है, ठीक है। तो अब इस रिजल्ट से देखिए हम क्या कर सकते हैं। मान ली हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, एनी रिजिड बॉडी ऑफ आवर लाइकिंग, ठीक है, एंड हमारे पास पॉइंट ए है। हमने कहा ए का वेलोसिटी वीए है और ये बॉडी ए के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। कोई दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया जो ये एंगल थीटा बना रहा है और आर डिस्टेंस दूर है, ठीक। तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने केवल और केवल आपको ए का वेलोसिटी दिया और मैंने बॉडी का ओमेगा दिया। दो इंफॉर्मेशन ए के बारे में दी, कौन कौन सी, एक तो वेलोसिटी ऑफ ए दी, बॉडी का ओमेगा दिया, और अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको कोई भी एक दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, पॉइंट नंबर बी, और उसकी लोकेशन दे रहा हूं कि ये पॉइंट कहां पर है, आर डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पर।
r डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पर है, ठीक है ना। मैंने a की वेलोसिटी दी, बॉडी का ओमेगा दिया और दूसरे पॉइंट की लोकेशन दे दी। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से मैं b की वेलोसिटी निकाल सकता हूं? b इज अ रैंडम पॉइंट ऑन द बॉडी। अगर b की निकाले तो मैं किसी भी पॉइंट के निकाल पाऊंगा, b की निकाले तो मैं किसी पॉइंट के निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, बॉडी का ओमेगा और a की वेलोसिटी देकर मैंने b का वेलोसिटी आपसे पूछ डाला। तो कैसे निकालेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो मैंने कहा देखो अगर मैं ए के फ्रेम में जाता हूं तो ए के फ्रेम में मुझे बी घूमता हुआ नजर आएगा, ए के फ्रेम में बी मुझे घूमता हुआ नजर आएगा। तो घूमने की वजह से इसको मुझे आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कितनी, आर ओमेगा। ये आर ओमेगा क्या है बताइए, आर ओमेगा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की रिस्पेक्ट में आपको बी घूमता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर है, ठीक है ना। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमने लिख दी। बट ये तो ए के फ्रेम में है। ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा, मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जंप कर रहे, धरती मां के पास जा रहे, ठीक है ना। अब देखो अगर आप मूविंग फ्रेम में हो और आपको जंप करना है कहां, ग्राउंड फ्रेम में, आपको ग्राउंड फ्रेम में जंप करना है, तो भैया कैसे जंप करोगे, मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में कैसे जंप करोगे। तो इसके लिए आपको धरती मां के पास आ रहे हो तो ऐड करना है, पॉजिटिव होगा, ऐड करना है। ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाते हो तो बेटा नेगेटिव होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, उल्टा कर ऐड करना होता है। अब आप कहां हो, अब आप ए के फ्रेम में हो, ए के फ्रेम में बी की वेलोसिटी लिख दी, धरती मां की नजर से देखना चाहते हो तो ऐड करना है, धरती मां के पास जा रहे हो तो ए की वेलोसिटी को उठाकर इसमें जोड़ दो, इस एरो को उठा के इसमें जोड़ दो, तो बेटा ये बी ए आ गया थीटा एंगल में। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बी। ये एंगल आपने 90 लिया, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी कुछ और नहीं बल्कि क्या है, अंडर रूट ऑफ आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 आर ओमेगा वेलोसिटी ऑफ ए कॉस 90 प्लस थीटा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। रैंडम बॉडी किसी भी शेप की हो, रैंडम पॉइंट भी कहीं पर भी आप लेते हैं, निकाल सकते हैं, आपके सामने तरीका आ चुका। एंड वी कैन यूज दिस इन अ मोर सिंपल कंटेक्स्ट लाइक रोलिंग मोशन एज वेल। हम इसी चीज को रोलिंग मोशन के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो रोलिंग मोशन इज एक्चुअली प्रीटी सिंपल केस ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट दैट आई हैव जस्ट टॉट यू। स्कूल के अंदर या फिर बहुत सारी जगह में, मैं कुछ बोलना नहीं जा रहा हूं किसी के बारे में, ठीक है ना। इतने इन डेप्थ तरीके से चीजें नहीं बताई जाती हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि हम बस रट रहे हैं चीजों को, ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चे जो होते हैं दे प्रेफर टू रट्टोफाई, ठीक है ना। जैसे कि भैया हमें बताओ मत, हमें बस याद करा दो, ठीक है ना। वी डोंट वांट टू डू पीएचडी इन फिजिक्स, बस बता दो। तो बताएंगे भी, समझाएंगे भी, आप चुन ले जो आपको पसंद है, आप चुन लेना जो आपको पसंद है, ठीक है। तो बड़ी गहराई वाली बातें मैंने यहां पर आपको समझा दी है रिजिड बॉडी के ऊपर। अब और आपको तंग ना करते हुए, अभी सेम चीज हम एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। बट वो सीधा मैं आपको रोलिंग मोशन में जाके समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम एक्सेलरेशन के साथ खेल सकते हैं। तो और आपको तंग ना करते हुए आपको सीधा ले चलता हूं रोलिंग मोशन के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर रोलिंग मोशन। आइए बच्चों, देखिए रोलिंग मोशन के अंदर हमने कहा कि देखो हमारे पास एक राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर कह रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान सुनना मेरी बात, इसका जो सेंटर है वो चल रहा है आगे की तरफ कुछ v रफ्तार से, और ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो सेंटर आगे चल रहा है v रफ्तार से और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। आई बात समझ में? अच्छा, इसका जो रेडियस है ना बेटा वो r है। अब ये राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो एक रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है।
जो सारे केसेस स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे आपसे, उस हिसाब से कोई भी केस आप ले सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। अब मैंने आपको पॉइंट सी का वेलोसिटी दे दिया, इसका एंगुलर वेलोसिटी दे दिया। अब मैं चाहूं तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी आपसे पूछ सकता हूं, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी आपसे पूछ सकता हूं। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको? सपोज मैंने कह दिया कि भैया मुझे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी जानना है, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जानना है, तो मैं क्या कहूंगा कि देखो अगर मैं सी के फ्रेम में चला जाता हूं तो सी के फ्रेम में मुझे पूरा बॉडी घूमता हुआ नजर आएगा, सी के फ्रेम में मुझे पूरा बॉडी घूमता हुआ नजर आएगा, और इसलिए मुझे सी का वेलोसिटी आगे की तरफ आर ओमेगा नजर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस दूर है, तो ये मुझे आर ओमेगा आगे की तरफ नजर आएगा, घूमता हुआ नजर आएगा। और फिर धरती मां के पास आने के लिए मुझे इस एरो को उठाकर इसको देना पड़ेगा, तो मुझे एक एरो वी भी आगे लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा इसका पॉइंट। ठीक है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो बेटा ये है, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों को रिलेटिव मोशन लगाना नहीं आ रहा है, चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं, उनके लिए सिंपल भाषा में हम कैसे समझा सकते हैं? हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो रोलिंग मोशन है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रोटेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। इट्स अ मिक्सचर ऑफ रोटेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। तो जब केवल और केवल ट्रांसलेट मतलब घूमता हुआ नहीं मानेंगे, एक बार इसको हम ऐसे चलता हुआ मानेंगे, ऐसे ऐसे चलता हुआ मानेंगे, ठीक है ना। एक बार हम मानेंगे कि जो ये है ना ऐसे चल रहा है, बस ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है। और एक बार हम मानेंगे कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है ना। एक बार मानेंगे कि ऐसे घूम रहा है, एक बार मानेंगे चल रहा है, ठीक है ना। तो और उन दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। तो अगर हम पहले प्योर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये क्या है, प्योर ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या का ऐड कर देंगे, प्योर रोटेशन को ऐड कर देंगे। हम कहेंगे भैया ये प्योर रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर प्योर ट्रांसलेशन है, केवल आगे बढ़ रहा है और घूम नहीं रहा, किस रफ्तार से, वी रफ्तार से, तो बेटा हर एक पॉइंट का रफ्तार कितना ले सकते हैं आप हर एक पॉइंट का रफ्तार वी ले सकते हैं, आप हर एक पॉइंट का रफ्तार बेटा वी ले सकते हैं। एवरी पॉइंट दैट यू वांट यू कैन टेक दैट एज वी, बिकॉज ये घूम नहीं रहा है कि वैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये घूम रहा है, घूम रहा है, शक्तिमान घूम रहा है, ठीक है ना। अब जब ये घूम रहा है इस तरीके से ना, ठीक है, तो घूमने के लिए इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट अब आगे नहीं जा रहा, केवल घूम रहा है। अगर केवल घूम रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको लिखनी पड़ेगी आगे की तरफ आर ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी आप लिखेंगे नीचे की तरफ आर ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी आप लिखेंगे पीछे की तरफ आर ओमेगा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखेंगे ऊपर की तरफ आर ओमेगा, ठीक है। तो एक बार घूमने की वजह से आर ओमेगा लिखेंगे और एक बार ये वी को जोड़ देंगे, एक बार वी को जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा कर क्यों रहे हैं वो मैंने इसकी कहानी पूरी समझा दी, आपको कंसेप्ट समझा चुका हूं। आप सीधा आपको कॉपी पेस्ट करना है इन दोनों को उठा के। कॉपी पेस्ट मतलब क्या, वी भी आगे आर ओमेगा भी आगे, दोनों आगे लगा दिए। इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट के लिए बेटा वी तो आगे ले लिया आपने, वी तो आपने आगे ले लिया इस पॉइंट के लिए, और आर ओमेगा कहां लेना है, इसके लिए नीचे लेना है, इसके लिए आर ओमेगा कहां लेना है, नीचे लेना है। इस पॉइंट की बात करते हैं, इसके लिए बेटा वी आपने आगे ले लिया आर ओमेगा, लेकिन पीछे लेना है, आर ओमेगा आपको पीछे लेना है। इस पॉइंट की चर्चा करते हैं बेटा, इसके लिए वी तो आपने आगे ले लिया, और आर ओमेगा कहां लेना है बेटा, ऊपर लेना है, आर ओमेगा आपको ऊपर लेना है। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर मुझे बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए वी और आर ओमेगा दोनों आगे आ रहे हैं, इसमें 90 डिग्री पर आ रहे हैं, इसमें आगे पीछे आ रहे हैं, तो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। व्हाई इट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसके बारे में ये फैसला करना कि ये आगे जाएगा कि पीछे जाएगा कि रुका हुआ होगा, ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा आपको। क्या है, क्योंकि अगर वी बड़ा हुआ आर ओमेगा से तो ये पॉइंट आगे की तरफ जा रहा होगा, अगर आर ओमेगा बड़ा हो तो पीछे की तरफ जा रहा होगा, और दोनों बराबर हो तो रुका हुआ। ये तीनों केसेस जो होते हैं ना, तीन अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फॉरवर्ड स्लिपिंग की। फॉरवर्ड स्लिपिंग में जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट चल रहा है उस डायरेक्शन में बॉटम मोस्ट पॉइंट रिगड़ता हुआ, स्किड करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है, जमीन के ऊपर स्किड करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है, उसको बोलते था फॉरवर्ड स्लिपिंग।
मतलब v को r ओमेगा से बड़ा होना चाहिए, मतलब v शुड बी ग्रेटर देन r ओमेगा होना चाहिए। जब v ग्रेटर देन r ओमेगा होगा तब ये स्किडिंग इस तरीके से हो जाएगी, तब ये स्किडिंग इस तरीके से हो जाएगी। आई बात समझ में आपको? क्लियर है ना? तो जब v r ओमेगा से बड़ा होगा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी, तब बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी आगे की तरफ होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी आगे की तरफ होगा। ठीक है, सो नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट, नेट वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट is equals to v minus r omega, that is in the forward direction, that is in the forward direction. Net velocity of the bottommost point will be in the forward direction and that is equals to v minus r omega. ठीक है, समझे बच्चा? क्यों? चलो प्रैक्टिकल केस बताओ, ऐसा कब होगा? प्रैक्टिकल केस कब होगा? पॉज करके एक बार कमेंट बताओ क्या होगा। प्रैक्टिकल केस बताना है आपको, कमेंट में लिख दो। तो आपको पता है क्या करना होता है, पॉज करना है, कमेंट में लिखना है आपको कि प्रैक्टिकल केस क्या होगा। तो प्रैक्टिकल केस की अगर बात करें तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रिगड़ता हुआ आगे तब जाएगा जब वी आर ओमेगा से बड़ा होगा। तो ओमेगा कम करना है हमें, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ओमेगा कम हो जाता है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब हम एक्सेलरेशन करते हैं तो टायर का ओमेगा बढ़ता है और जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक टायर को पकड़कर उसके ओमेगा को कम कर देती है, वी को कम नहीं करती, वी को जमीन कम करती है, वी को जमीन कम करती है। मान लिया आप जा रहे हैं और जमीन जाते जाते एकदम से जमीन क्या हुई, स्मूथ हो गई। अब आपने कहा भैया जमीन तो स्मूथ हो गई, क्या करें क्या करें क्या करें? आपने ब्रेक लगा दी, आपने एकदम से ब्रेक लगा दे, कर टाइट ब्रेक लगा दी। टाइट ब्रेक लगाएंगे ना तो जो ब्रेक है वो टायर को पकड़ लेगी, लेकिन तब भी आप आगे की तरफ चलते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, तब भी गाड़ी आपकी चलती रहेगी, आगे की तरफ चलती रहेगी, ऐसे ऐसे चलती रहेगी गाड़ी आपकी, रुकेगी नहीं गाड़ी आपकी। क्यों? क्योंकि ब्रेक जब लगाएंगे तो वो टायर को पकड़ लेगी, ओमेगा को खत्म कर देगी, लेकिन वी को खत्म करती है जमीन। जब बॉटम मोस्ट पॉइंट जमीन पे रिगड़ता है ना तब वो खत्म करती है। तो अब जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, जो टायर पहले घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था टायर, ठीक है ना, अब वो घूमना तो रुक गया क्योंकि ब्रेक लगाने पे उसने पकड़ लिया। आप लोगों ने ब्रेक्स की बात की तो आप लोगों ने साइकिल की ब्रेक्स देखी होंगी, तो इमेजिन द ब्रेक्स लाइक दैट ओनली। आपने ब्रेक लगाया तो साइड से क्या होता है, पकड़ लेते हैं टायर को, ठीक है ना, तो उन्होंने साइड से टायर को पकड़ लिया, टायर का ओमेगा जो है वो कम हो गया है, ओमेगा खत्म हो गया है, कम हो गया है, लेकिन अभी उसके पास वी है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट को आप देखेंगे तो वो आगे की तरफ रिगड़ रहा होगा, घिस रहा होगा, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर क्या आएगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा और वो उसके वी को कम करने की कोशिश करेगा, वो बहुत जल्दी रुक भी जाएगा, स्किड जिसे कहते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड स्लिपिंग या फॉरवर्ड स्किडिंग। अब बात करते हैं बेटा बैकवर्ड स्लिपिंग की। बैकवर्ड स्लिपिंग तो बैकवर्ड स्लिपिंग में बेटा V शुड बी लेस देन R ओमेगा, मतलब टायर जो है घूम ज्यादा रहा हो और आगे कम बढ़ रहा हो, टायर घूम ज्यादा रहा हो और आगे कम बढ़ रहा हो। ऐसा कब होगा बच्चा, ऐसा कब होगा? तो बेटा देखो, मान लिया टायर आपका कीचड़ में फंस गया, मान लिया आपका टायर कीचड़ में फंस गया और आप रेस पे रेस पेले पड़े हो, ठीक है ना, एकदम रेस पे रेस दिए पड़े हो इसमें, ठीक है ना, मतलब घूम रहा होगा टायर बहुत तेजी से, आगे गाड़ी कम बढ़ रही होगी, टायर कहां फंसा है, कीचड़ में फंसा है। आप लोगों ने एक ऐड देखी होगी, आप लोगों ने एक ऐड देखी होगी निरमा, ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा। उसमें होता क्या है बच्चा, उसमें क्या होता है कि एम्बुलेंस जो है वो कीचड़ में फंसी हुई होती है। देखो ऐड में भी देखो फिजिक्स होती है, ऐड में भी फिजिक्स होती है, कैसे फिजिक्स होती है देखना। देखो एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई होती है आपकी कीचड़ के अंदर, ठीक है ना, तो कुछ महिलाएं आती हैं, ठीक है ना, कुछ महिलाएं आती हैं, कहते हैं भैया हम निकालेंगे, आदमी लोग पीछे डर के खड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। अब आदमी क्यों नहीं जा रहे हैं, महिलाएं क्यों जा रही हैं? आदमी को डर लग रहा है, क्या उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, घर में बहुत डांट पड़ने वाली है। महिलाओं को इस बात का डर महिला को डर नहीं है, कपड़े खराब हो खुद ही धोने हैं, धो लेंगी ठीक है ना, नहीं तो पति से धुलवा लेंगी मार मार के उनको कि धो आदमियों को डर लगता है, अगर आदमी का कपड़ा खराब हो गया, ठीक है ना, अगर आदमी का कपड़ा खराब हो गया तो डर लगता है, घर में जाएगा तो बीवी क्या कहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो एम्बुलेंस को निकालने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, आराम से पीछे खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है, महिलाएं आ रही हैं कि भैया हम नहीं डरते हैं, हम निकालेंगे एम्बुलेंस को,
ठीक है। अब वो एम्बुलेंस को निकालने जा रही है, तो अब वो पीछे धक्का मार रही है, महिलाएं जो है वो एम्बुलेंस से पीछे से धक्का मार रही हैं और टायर जो है कीचड़ में फंसा हुआ है, ठीक है ना। और वो एम्बुलेंस वाला जो है रेस पे रेस दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो कीचड़ उछल रहा है और सारे महिलाओं के कपड़ों पे आ जाता है, ठीक है ना। तो कीचड़ जो उछल रहा है ना और पीछे धक्का मार रही है वो महिलाएं उस एम्बुलेंस को, तो कीचड़ जो है सारा उनके कपड़ों पर आ जाता है, उनके कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, बट महिला को डर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कपड़े उनके गंदे क्यों हो रहे हैं, कीचड़ उछल उछल के पीछे क्यों आ रहा है, तो हो क्या रहा है वहां पर, क्योंकि गाड़ी जब फंसी हुई है ना, टायर फंसे हुए कीचड़ के अंदर और एक्सेलरेशन हम दे रहे हैं, तो टायर बहुत तेजी से घूम रहा है और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके लिए आर ओमेगा ज्यादा है, वी तो बहुत कम है। कीचड़ में फंसा, गाड़ी आगे तो चल नहीं रही है, बहुत कम चल रही है, आगे हल्का फुल्का आगे बढ़ रही है, लेकिन टायर घूम बहुत तेजी से रहे हैं, तो ओमेगा बहुत ज्यादा होने के कारण बॉटम मोस्ट पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है और अपने साथ कीचड़ को भी पीछे की तरफ लेकर जा रहा है, अपने साथ कीचड़ को भी पीछे की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। और जब पीछे की तरफ कीचड़ जाएगा तो ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, कीचड़ उड़ रहा होगा ऊपर की तरफ कीचड़, ठीक है ना। और पीछे क्या है, महिलाएं जो है वो धक्का लगा रही है, तो एकदम पूरे उनके कपड़ों के ऊपर कीचड़ ही कीचड़ सन जाएगी। थोड़ा ऐड के अंदर ही फिजिक्स है ध्यान से देखो तो आपके चारों तरफ फिजिक्स ही फिजिक्स है, ये फिजिक्स की माया है, माया नगरी है, फिजिक्स 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 है बैकवर्ड स्लिपिंग v इज लेस देन r ओमेगा, और मैंने क्या कहा, इसमें जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो पीछे की तरफ स्लिप कर रहा होगा, वो पीछे की तरफ जो है वो स्लिप कर रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं तीसरा केस, इसको बेटा बोलते हैं प्योर रोलिंग, इसको बोलते हैं बेटा प्योर रोलिंग या फिर नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, ठीक है। इसमें जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना वो चलता नहीं है, वो रुका रहता है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना वो चलता नहीं है, वो रुका रहता है। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट चल नहीं रहा और रुका रहता है, उसकी रफ्तार 0 रहती है, वो आगे की तरफ बढ़ता नहीं है, रुका रहता है अपनी जगह पर, तो बेटा v बराबर r ओमेगा होना चाहिए। सो प्योर रोलिंग या नो स्लिपिंग वाले केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट की रफ्तार कितनी आ रही है, 0 आ रही है, जो इस केस के लिए ट्रू है, हर केस के लिए नहीं। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, वो और कौन से केसेस बाकी है, कराऊंगा, हैव पेशेंस। जब ग्राउंड आपका फिक्स्ड हो, जब ग्राउंड आपका फिक्स्ड हो तो प्योर रोलिंग की कंडीशन है बेटा v इक्वल्स टू r ओमेगा, और इसके अंदर बॉटम मोस्ट पॉइंट का रफ्तार होता है 0। अभी कुछ बच्चा सोच रहे होंगे सर ये कैसे सर कैसे, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है सर, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है अगर रुक गया तो ये गाड़ी चलेगी कैसे। अगर टायर पे एक पॉइंट को रोक दिया जाए, अगर टायर के ऊपर एक पॉइंट को रोक दिया जाए तो क्या टायर आगे बढ़ सकता है? अब बच्चा सोच रहा होगा, सोचने में क्या है, हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो सोचता बहुत है, ठीक है ना, और सही सोचता है, सोचना इज गुड थिंग, सोचना इज गुड थिंग, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये टायर है और ये टायर जो है इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट अगर रेस्ट पर है तो टायर चलेगा कैसे, तो बेटा ये मोमेंटरली रेस्ट पर होता है, मोमेंटरली रेस्ट पर होता है। क्या मतलब है इसका, मतलब उस इंस्टेंट पे रेस्ट पर है, अगले इंस्टेंट पे कोई और पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट बन जाएगा, पर जो भी पॉइंट जिस भी इंस्टेंट पे बॉटम मोस्ट पॉइंट बनेगा उस इंस्टेंट पे वो पॉइंट रेस्ट पर आएगा। क्या मेरे कहने का मतलब है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की करता हूं कोशिश। तो मान लिया हमारे पास बेटा ये टायर है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना, और इस टायर के ऊपर नंबर लिख देते हैं, हम लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। घड़ी नहीं है, टायर है। बच्चे बोले सर नंबर 12 तो लिखा ही नहीं आपने, है हर 12 तो भूल ही गए। घड़ी नहीं है, टायर, ऐसे नंबर लिख दें उसमें, नंबर क्यों लिखे हमने? देखो अगर इस टायर को हम जमीन के ऊपर चलाते हैं, मान लिया ये हमारे पास जमीन है और इस जमीन के ऊपर हम इस टायर को चला रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पर हमने इसमें पेंट लगा रखा है या फिर हमने यहां पर रेत बिछा रखा है, ठीक है ना, जब इसके ऊपर ये टायर चलेगा तो क्या होगा,
जब इसके ऊपर ये टायर चलेगा तो क्या होगा? तो बेटा ये निशान छोड़ के जाएगा, इन नंबरिंग के निशान छोड़ते हुए जाएगा, ठीक है। जब ये आगे बढ़ रहा होगा, देखो अभी क्या होगा, अभी 4 नंबर सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, अगले इंस्टेंट पे फिर 3 नंबर बनेगा, फिर उसके बाद यहां कहीं पर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहां कहीं पर 1 आ जाएगा, फिर बेटा 11 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर वापस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब अलग अलग इंस्टेंट पे कभी ये 4 नीचे है तो कभी 3 नीचे आएगा, कभी 2 नीचे आएगा तो कभी 1 नीचे आएगा, कभी 11 नीचे आएगा। लेकिन जब ये 11 वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार उस इंस्टेंट पे कितनी होगी? 0 होगी। अगले इंस्टेंट पे ये 10 नीचे आएगा, उसके अगले इंस्टेंट पे बेटा 9 नीचे आएगा। इंस्टेंट बदलते जाएंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट बदलते चले जाएंगे, लेकिन जिस इंस्टेंट पे जो पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है उस इंस्टेंट पे वो पॉइंट रेस्ट पर होगा। आ रही है बेटा बात समझ में आपको? ये है कॉन्सेप्ट आपका प्योर रोलिंग का, बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्ट पर आने का। जब प्योर रोलिंग हो रही है, नो स्लिपिंग कंडीशन है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट उस टाइम पे चल नहीं रहा होगा। इस बात को आपको समझ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, क्लियर। चलो, प्योर रोलिंग में मैंने बोला V बराबर R ओमेगा होता है। अगर V बराबर R ओमेगा है तो डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी हम कैसे कैसे बोल सकते हैं? देखो बेटा, अगर V बराबर R ओमेगा लिया हमने, प्योर रोलिंग की कंडीशन ली है, प्योर रोलिंग की कंडीशन ली है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो, हमने कहा कि अगर इसकी रफ्तार V है, इसके पास ओमेगा है, तो V बराबर R ओमेगा होगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट का रफ्तार आगे की तरफ V है, पीछे की तरफ R ओमेगा, मतलब पीछे की तरफ भी V है, इसलिए इसका नेट रफ्तार कितना होगा? नेट V कितना होगा बेटा? इसका 0 हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें बेटा, तो इसकी रफ्तार आगे V है और आगे ही कितनी है? R ओमेगा है, मतलब कुल मिला के V नेट कितना होगा बेटा? इसका 2 टाइम्स ऑफ V होगा। तो ध्यान से देखे बेटा, जिस रफ्तार से सेंटर चल रहा टॉप मोस्ट पॉइंट उससे डबल रफ्तार से चल रहा, जिस रफ्तार से सेंटर चल रहा टॉप मोस्ट पॉइंट उससे डबल रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस चीज को आपको समझना है। जिससे ये चल रहा है V, तो ये 2V से चल रहा है। ऊपर वाले पॉइंट की रफ्तार क्या है बेटा? डबल रफ्तार है। इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरीके से कि आपके पास यहां पर इस तरीके से एक सिचुएशन है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। आपको बोलेंगे भैया देखो ये जा रहा है V से नीचे, बताओ इसका सेंटर किस रफ्तार से चल रहा होगा? V डैश कितना होगा? अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग में हमने, अगर ये V से नीचे जा रहा है, इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट इसका V से आगे जा रहा है, मतलब जो इसका सेंटर V डैश है ये बेटा V/2 होगा। तो इसका सेंटर V/2 से आगे जा रहा होगा, इसका सेंटर V/2 से आगे जा रहा होगा। यहां तो बात समझ में आई आपको? ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसका R ओमेगा नीचे होता है, V आगे होता है, R ओमेगा V होता है, मतलब ये तिरछा जाएगा, कुछ तिरछा जा रहा होगा √2 टाइम्स ऑफ V से, तिरछा जा रहा होगा √2 टाइम्स ऑफ V से। ऐसे बोल सकते हैं कि तिरछा जा रहा है √2 टाइम्स ऑफ V से। क्लियर बेटा? समझ में आया आपको यहां तक? ओके, चलो अब हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो मान लिया हमारे पास ये राउंड ऑब्जेक्ट है और इसके पास एक एक्सेलरेशन है A, एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और एक एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं। तो प्योर ट्रांसलेशन के लिए तो आपको सारे पॉइंट्स को A देना पड़ेगा। प्योर ट्रांसलेशन के लिए आपने सारे पॉइंट्स को A दे दिया, बहुत खूब। प्योर रोटेशन के लिए अब आपके पास 2 एक्सेलरेशन आती है बेटा। प्योर रोटेशन में 2 एक्सेलरेशन बनती है। प्योर रोटेशन में बेटा 2 एक्सेलरेशन बनती है। एक एक्सेलरेशन बेटा होती है टेंजेंशियल और दूसरी एक्सेलरेशन बेटा होती है सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो बेटा इस पॉइंट के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखी जाती है R अल्फा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है ओमेगा स्क्वायर R। बेटा जिनको ये बातें नहीं पता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, उनको सर्कुलर मोशन का चैप्टर देखना होगा, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन के अंदर आप प्लेलिस्ट देखना, मोशन इन अ प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन के नाम से मैंने टॉपिक बना रखा है, वहां पर आपको बखूबी समझा रखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। वहां पे जाके आप अच्छे से उसको पढ़ लेना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के अलग होती है, टेंजेंट के अलग होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर R होती है।
इस पॉइंट की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होगी, सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर होगी। इस पॉइंट की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होगी, सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर होगी। इस पॉइंट की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगी। दोनों को क्लब कर दे और यहां पर लिखें तो हम कहेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए ए आगे है, आर अल्फा भी आगे है और सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। इस पॉइंट की बात करें तो ए आगे है, आर अल्फा नीचे है और सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है। इस पॉइंट की बात करें तो ए आगे है, आर अल्फा इधर है और सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है। इस पॉइंट की बात करें तो ए यहां पर है, आर अल्फा टेंजेंट के अलोंग है और सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब प्योर रोलिंग के लिए मैंने क्या कहा था? प्योर रोलिंग के लिए मैंने कहा था भैया v बराबर आर ओमेगा होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a बराबर आर अल्फा आना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा तो a बराबर आर अल्फा आना चाहिए। अगर a बराबर आर अल्फा है तो भैया ये और ये कट जाएगा, लेकिन ये तब भी बचेगा। दैट मींस प्योर रोलिंग के लिए a बराबर आर अल्फा होगा। अगर प्योर रोलिंग कहां हो रही है? फिक्स्ड ग्राउंड पे हो रही है तो a बराबर आर अल्फा होगा, पहली बात। और दूसरी बात, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन बेटा जीरो नहीं होगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा कितना? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर प्योर रोलिंग के अंदर। दैट मींस बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी तो होता है जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन होता है नॉन जीरो। वेलोसिटी होता है जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन होता है नॉन जीरो। तो वो उस इंस्टेंट पे तो रेस्ट पर होता है, लेकिन अगले इंस्टेंट पे चलता है, उठता है, कोई और पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आ जाता है। ठीक, तो प्योर रोलिंग फिक्स ग्राउंड के लिए अब आप बोल पाएंगे ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा आप बोल पाएंगे। ए कौन सा है? सेंटर वाला ए है ये। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बार बार कहा फिक्स सरफेस, फिक्स सरफेस, फिक्स सरफेस। अब एक बारी अगर सरफेस फिक्स नहीं है तब क्या होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक सरफेस है जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो खुद चल रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक राउंड ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, हमने कहा कि जो ये बढ़ रहा है आगे, इसका एक्सेलरेशन हमने ए ले लिया, या वी के टर्म में बात कर लेते हैं, इसका वी ले लिया, वीपी ले लिया, वी प्लेटफॉर्म ले लिया। और जो ये सेंटर है इसका वेलोसिटी कुछ वी ले लिया और इसके लिए हमने ओमेगा ले लिया। नाउ स्लिपिंग या नो स्लिपिंग से मतलब क्या होता है? स्लिपिंग या नो स्लिपिंग से बेटा मतलब क्या होता है? तो बेटा आपको समझाने के लिए कि स्लिपिंग या नो स्लिपिंग क्या होती है, कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऐसे तो आप समझोगे नहीं। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या लें? एक सेकंड जरा मुझे दीजिए, हम ढूंढते हैं कि हम क्या ले सकते हैं। गिव मी वन सेकंड। चलो कोई नहीं, इससे ही काम चलाते हैं। देखो बच्चा लोग, आइए देखो, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं तो क्या ये स्लिप कर रहे हैं? दोनों ही चल रहे हैं, तो क्या ये स्लिप कर रहे हैं बच्चा लोग? मैंने एक कागज के ऊपर इस रिमोट को रखा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इनके बीच में स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही है? तो अभी यहां पर रिमोट भी चल रहा है, कागज भी चल रहा है, लेकिन इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। इनके जो स्लिपिंग नहीं हो रही, बिकॉज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो बेटा स्लिपिंग होती कब है? स्लिपिंग तब होती है जब इनकी रफ्तार क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कि अभी राइट नाउ दे आर स्लिपिंग, दोनों की रफ्तार क्या है बेटा? अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर स्लिप कर रहा है, दैट इज स्लिपिंग। ठीक है ना, आपको स्लिपिंग की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। ठीक है, और अगर ऐसे चल रहा है तो कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, अब कोई आवाज भी नहीं आ रही है, दिस इज नो स्लिपिंग, दैट इज नो स्लिपिंग। तो बेटा स्लिपिंग होती क्या है? स्लिपिंग वो होती है जब कांटेक्ट पॉइंट जो है उनकी रफ्तार अलग अलग होती है। स्लिपिंग तब होती है जब कांटेक्ट पॉइंट्स की रफ्तार क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चलते हैं तो स्लिपिंग नहीं है, तब वो नो स्लिपिंग की कंडीशन है। ठीक है ना, तो नो स्लिपिंग का मतलब या प्योर रोलिंग का मतलब कांटेक्ट पॉइंट मस्ट हैव इक्वल वेलोसिटी। तभी फिक्स ग्राउंड में वो वेलोसिटी जीरो थी, बट यहां पर वो वेलोसिटी वीपी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v होगी, पीछे की तरफ r ओमेगा होगी। तो इस वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी आगे की तरफ v माइनस आर ओमेगा होगी, और इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ vp है, तो इक्वल टू vp हो जाएगा। तो vp इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा होगा, vp इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। इज इट क्लियर? v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू vp हो जाएगा हमारे पास, vp इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा। बहुत शानदार। ठीक है,
अब देखो, अब हमारे पास जो है वो, अगर हम इसी चीज को दो रॉड्स लेके करें तो कैसे करेंगे? हमने कहा कि ये यहां पर हमने एक और रख दिया है, देखो इसको अब यहां पर लगा दिया है, इसको हमने इस तरीके से, हमने कहा ये जा रहा है V1 से इधर, हमने मान लिया ये जा रहा है पीछे V2 से इधर, और इसका रेडियस R है। क्वेश्चन है कि भैया इसका V निकाल दो और इसका ओमेगा निकाल दो, फाइंड V एंड ओमेगा, फाइंड V एंड ओमेगा। एंड प्योर रोलिंग की कंडीशन है एट ऑल प्लेसेस, प्योर रोलिंग है एट ऑल प्लेसेस। अब क्या करेंगे? तो बेटा दोनों पॉइंट्स पे क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, ऊपर नीचे दोनों पॉइंट्स पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो हम लिखेंगे ये पॉइंट आगे जा रहा है V से और आगे ही जा रहा है R ओमेगा से, ठीक? ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है V से और पीछे जा रहा है R ओमेगा से। देखो रोटेशन ऐसे घूम रहा है ना ये, तो रोटेशन की वजह से आगे जाएगा ऊपर वाला पॉइंट R ओमेगा से और नीचे वाला पॉइंट जाएगा पीछे R ओमेगा से, ठीक है? बट V दोनों के लिए आगे रहेगा, ठीक है? अब जो ये वाला पॉइंट जा रहा है V1 से, वाला पॉइंट पीछे जा रहा है V2 से। अगर यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही तो हम लिखेंगे बेटा V1 बराबर V प्लस R ओमेगा, और यहां पे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो बेटा हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे V2 बराबर R ओमेगा माइनस V। R ओमेगा को बड़ा लेना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि ये पीछे जाना है, इस पॉइंट को पीछे जाना है, तो लिखूंगा R ओमेगा माइनस V लिखूंगा इसमें। आ रही बेटा समझ में? R ओमेगा माइनस V लिखूंगा, तो V2 बराबर R ओमेगा माइनस V लिखा जाएगा और यहां पे V प्लस R ओमेगा V1 लिखा जाएगा। बस अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं ऐड कर देता हूं, तो बेटा V और V कट जाएगा और बट 2 टाइम्स ऑफ R ओमेगा V1 प्लस V2 आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 R आ जाएगी, और R ओमेगा की वैल्यू को यहां पुट कर हम V भी सॉल्व कर सकते हैं, या इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा V1 माइनस V2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ V मिल रही है, तो V की वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2 भी कही जा सकती है। तो जब ग्राउंड फिक्स्ड होगा तो V बराबर R ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राउंड अगर फिक्स नहीं होगा तो इस तरीके से पूरी कहानी आपको करनी पड़ेगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट की लोहड़ी निकाल कर उनको इक्वेट करना पड़ेगा। समझ गए बेटा आप बात? तो ये कहानी थी आपकी प्योर रोलिंग के लिए या रोलिंग मोशन के लिए। काइनेमैटिक्स की बात करी हमने पूरी इसके अंदर, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने देखी हैं, ठीक है? तो एक छोटी सी बात अब और मैं अगर आपको बता दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कहा कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है, कितना? ओमेगा स्क्वायर R। A और R अल्फा तो कट जाता है, किसमें बेटा? प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में वो कट जाता है। तो अगले इंस्टेंट पे ये ऊपर उठता है, थोड़ी देर में ये उठ के टॉप मोस्ट पॉइंट भी बनेगा, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट कभी ना कभी टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी आएगा, और वापस से वो घूमता हुआ बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी आएगा। तो ये पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट। इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो पाथ कुछ इस तरीके से चलता रह जाता है, ऐसे गया फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, इस तरीके से पार्टिकल का पाथ मूव होता है, ठीक है ना? सो ये मैंने क्या शो किया है बेटा आपको? ये मैंने शो किया है पाथ ऑफ एनी पार्टिकल, path of any particle on the surface of a round object। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस पाथ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पाथ? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पाथ? इस पाथ का नाम क्या है? क्या बेटा ये सेमी सर्कल है? क्या बेटा ये पैराबोला है? क्या बेटा ये हाफ एलिप्स है, या ये कुछ और है? इसका नाम क्या है बेटा? ठीक है, तो बेटा आप इसको कमेंट करके बताएं इसका नाम क्या है। आई होप 30% बच्चों को तो मालूम होना चाहिए, इनफैक्ट 40% बच्चों को तो मालूम होना चाहिए इसका नाम, कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पाथ। ठीक है, तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में देखूंगा कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।